जब भी हम अमीर देशों के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग अमेरिका, दुबई या यूरोपियन देशों की तरफ चला जाता है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने प्राकृतिक संसाधन बेहद कम होने के बावजूद दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई है, और वो देश है जापान। एक छोटा सा द्वीपीय देश जहां ना तो तेल के कुएं हैं, ना ही सोने की खदानें, लेकिन फिर भी आज जापान टेक्नोलॉजी, लाइफ क्वालिटी और पैसा इन तीनों मामलों में सबसे आगे है। लेकिन कैसे? ये सिर्फ उनकी तकनीक नहीं, ये है उनकी सोच, मनी के बारे में उनकी फिलॉसफी। और हाँ, ये कोई बोरिंग इकोनॉमिक्स नहीं है, ये वो रहस्य हैं जो जापानी लोग बचपन से सीखते हैं और जिनके कारण एक साधारण कर्मचारी भी वहाँ फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करता है। क्या आप जानते हैं, जापान में लोग ज्यादा देर तक काम करते हैं लेकिन फिर भी बर्नआउट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पैसे और काम को देखने का नजरिया अलग है। वहाँ कोई दिखावे वाली लाइफ नहीं जीता। लोग महंगी गाड़ियां लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं करते, वो चुपचाप शांति से अपनी दौलत बनाते हैं। और आज की वीडियो में हम इसी सोच को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे जापान की 4 अनोखी मनी फिलॉसफीज की, जिनके नाम थोड़े अलग हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। ये फिलॉसफीज आपको सिखाएंगी कैसे आप भी जापानीज माइंडसेट अपनाकर अपने पैसों को एक स्मार्ट सिस्टम में बदल सकते हैं। और हाँ, हर फिलॉसफी के साथ एक शॉर्ट स्टोरी, एग्जाम्पल और सीख है, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। तो चलिए जापान की दुनिया में एक छोटी सी फाइनेंशियल यात्रा पर निकलते हैं, जहां दिखावा नहीं डिसिप्लिन है, जहां खर्च नहीं कंट्रोल है, और जहां पैसा बस एक जरिया है जिंदगी को बेहतर बनाने का। नंबर 1, शिनराई। कभी आपने गौर किया है कि सैलरी आते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? बिजली का बिल भरते हैं, किराया निकालते हैं या फिर कोई नया सामान खरीद लेते हैं। यानी सारा पैसा बाहर वालों को चला जाता है और खुद के लिए महीने के आखिर में सोचते हैं अब जो बचा है वही मेरा है। लेकिन जापान में ये उल्टा होता है। वहां के लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, और यही है शिनराई। जापानी भाषा में शिनराई का मतलब है ट्रस्ट। लेकिन ये भरोसा दूसरों पर नहीं, सबसे पहले खुद पर होता है। मैं खुद को इतना इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि मैं पहले खुद को पे करूंगा, फिर दुनिया को। यही माइंडसेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत है। क्या आप जानते हैं, जापान में एवरेज हाउस होल्ड सेविंग रेट 20% से भी ज्यादा है, जबकि भारत में ये आंकड़ा घटते घटते अब 7 से 8% तक आ गया है। और इसका असर क्या होता है? इंडिया में लोग ईएमआई में डूबे रहते हैं, इमरजेंसी आए तो पर्सनल लोन की जरूरत पड़ती है, और रिटायरमेंट का कोई पक्का प्लान नहीं होता। लेकिन जापान में लोग कम में जीना जानते हैं, उनकी इमरजेंसी फंड रेडी होता है और उन्हें फ्यूचर का डर नहीं रहता। अब जापानियों के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जापानी लोग किस तरह से सोचते हैं। जापान में बच्चों को छोटी उम्र से ककीबू नाम की सेविंग्स टेक्निक सिखाई जाती है, जिसमें वो अपने पॉकेट मनी को प्लान करके खर्च करना सीखते हैं। इसमें एक रूल होता है, पहले खुद के लिए सेव करो, फिर बाकी काम करो। यानी शिनराई की शुरुआत वहीं से होती है, बचपन से। अब सोचिए, जब हम खुद को सैलरी के पहले हिस्से के लायक ही नहीं समझते, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की उम्मीद भी कैसे करते हैं? अगर आप अपनी फ्यूचर सेल्फ को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट देते हैं, तो आज से ही उसे थोड़ा थोड़ा रोज पे करना शुरू करो। 500 हो या 5000, आदत पैसा नहीं देखती, बस कंसिस्टेंसी देखती है। शिनराई कोई एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तभी आप अपने पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, और जब आप पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, पैसा भी आपको रिस्पेक्ट देने लगता है। नंबर 2, डोगू। जरा सोचिए, क्या पैसा ही आपका अल्टीमेट गोल है? बहुत से लोग जवाब देंगे हाँ, अमीर बनना है। लेकिन जापानी सोच कहती है नहीं, पैसा सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। जापानी भाषा में डोगू का मतलब होता है टूल, यानी एक साधन। जैसे चाकू खाना काटने के लिए है, वैसे ही पैसा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन जब हम पैसे को ही लाइफ का गोल बना लेते हैं, तो हम डिसीजंस ऐसे लेने लगते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट सेंट्रिक होते हैं, पर्पस सेंट्रिक नहीं। एग्जाम्पल, जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टोयोटा, उनके फाउंडर किचोरो टोयोडा ने एक बार कहा था, पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है ऐसी चीज बनाना जो लोगों की जिंदगी आसान करे। और यही सोच है डोगू की। पैसा खुद में कोई अचीवमेंट नहीं है, वो बस एक टूल है जिससे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब फर्क देखिए, जब पैसा गोल होता है, लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, अनएथिकल डिसीजंस बढ़ते हैं, लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आता। लेकिन जब पैसा टूल होता है, तो आप पैशन से काम करते हैं, कस्टमर्स को वैल्यू मिलती है और पैसा अपने आप आने लगता है। यही सोच जापानियों को लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाती है। उनकी कंपनियां 100 साल भी चलती हैं, क्योंकि उनका आधार पैसा नहीं, पर्पस होता है। भारत में बहुत बार हम पूछते हैं, भाई कितना कमा लेते हो? लेकिन जापान में कल्चर है पूछने का, क्या बना रहे हो? यानी अटेंशन पैसे पर नहीं, काम की क्वालिटी पर होती है।
अब एक गहरी बात बताने जा रहा हूँ, जरा गौर करना। डोगो से हम सीखते हैं पैसा सिर्फ जरिया है। जैसे कलम जरूरी है लिखने के लिए, वैसे ही पैसा जरूरी है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अगर आप कलम को ही जिंदगी समझ बैठे तो आप कभी अपनी कहानी लिख ही नहीं पाएंगे। पैसा जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ एक टूल है, और टूल्स तभी काम आते हैं जब पीछे सोच साफ हो। नंबर 3, शिबुई। चलिए एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप दिखना चाहते हैं अमीर, या वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और इस फर्क को जापान में कहा जाता है शिबुई। शिबुई का मतलब होता है अंडरस्टेटेड एलिगेंस, यानी वो सुंदरता जो शोर शराबे में नहीं, सादगी में छिपी होती है। जापानी लोग फ्लैशी चीजों से दूर रहते हैं। महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों या सोशल मीडिया वाले दिखावे से ज्यादा वो इंटरनल बैलेंस और सिंप्लिसिटी को महत्व देते हैं। सोचिए, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा चीजें होती हैं तो आप उनको पोजेस नहीं करते, वो आपको पोजेस करने लगती हैं। और शिबुई का असली संदेश है कम चीजें लेकिन ज्यादा कंट्रोल। जापान में आपको ऐसे कैप्सूल होटल्स मिलेंगे जहां लोग छोटे से कैप्सूल जैसी जगह में भी बहुत शांति से रहते हैं। जापानी घरों में भी जरूरत भर का सामान होता है, एक लो टेबल, एक फ्यूटोन, एक कप बोर्ड और बस। इसका असर घर में क्लटर नहीं होता, मन शांत रहता है, खर्च कम होता है और सेविंग ज्यादा। मिनिमलिज्म उनके कल्चर में है, वो सिर्फ ट्रेंड नहीं है, फिलॉसफी है। अब जरा तुलना कीजिए, भारत में या पश्चिमी देशों में लोग ईएमआई पर गाड़ियां और गैजेट्स खरीदते हैं, जरूरत से ज्यादा सामान रखने को सक्सेस मानते हैं और ज्यादातर खर्च दिखावे पर होता है। वहीं जापान में लोग अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं, वो दिखावे में नहीं, डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं, और इसी वजह से उनकी सेविंग्स और पीस दोनों हाई होती है। शिबुई हमें सिखाता है कि असली अमीरी वो नहीं जो लोग देखें, असली अमीरी वो है जो आप महसूस करें हर दिन हर पल। आपका बैंक बैलेंस चाहे 5 लाख हो या 50 लाख, लेकिन अगर आपके खर्च 60 लाख हैं तो आप अमीर नहीं हैं, फंसे हुए हैं। शिबुई सिर्फ सादगी की बात नहीं करता, वो आपकी जिंदगी को हल्का और सशक्त बनाता है। कम चीजों के साथ भी आप ज्यादा फ्री महसूस करते हो, ज्यादा शांत और ज्यादा कंट्रोल में। इसलिए अगली बार जब आप कोई महंगी चीज खरीदने जाएं तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इसे सच में चाहता हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? क्योंकि जहां दिखावा खत्म होता है वहीं से शिबुई शुरू होता है। अब जापान की अगली फिलॉसफी के बारे में जानते हैं। नंबर 4, फुकुरी। सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि 1 रुपए का एक छोटा सा बीज आपको 1 करोड़ का पेड़ बना सकता है, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। लेकिन जापानी माइंडसेट इस भरोसे से शुरू होता है, और उसी सोच को कहते हैं फुकुरी। फुकुरी का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ऐसा चमत्कार जो धीरे धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं, और एक बार जब ये चलता है तो इसे रोकना नामुमकिन होता है। याद करो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इसे समझता है वो कमाता है, और जो नहीं समझता वो ब्याज भरता है। और जापानियों ने ये बात सिर्फ समझी नहीं, अपना ली है। अब जापान के बारे में एक शॉकिंग लेकिन सच्ची बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जापान में बच्चे भी निवेश सीखते हैं। जी हाँ, जापान में स्कूलों में बच्चों को पॉकेट मनी इन्वेस्टिंग सिखाया जाता है। यानी अगर उन्हें हर हफ्ते 500 येन मिलते हैं तो वो उसमें से 10% कंपाउंडिंग के लिए अलग रखते हैं। वहाँ बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाते रहो तो एक दिन बहुत बड़ा कुछ बन जाएगा। यानी बच्चों का भी माइंडसेट फुकुरी से भरा होता है। अब फर्क देखिए, जब लोग कंपाउंडिंग नहीं समझते वो एफडी के लो इंटरेस्ट में खुश रहते हैं, एसआईपी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को रिस्क मानते हैं और बिना पेशेंस के शेयर मार्केट से भाग जाते हैं। लेकिन जब लोग फुकुरी समझते हैं तो वो 5 साल नहीं 15 साल की सोचते हैं। वो कंपाउंडिंग को स्लो नहीं पावरफुल मानते हैं और उनके पैसे पैसा बनाते हैं बिना ज्यादा मेहनत के। अच्छा, आपको पता है हमारी असली समस्या क्या है? हम चाहते हैं आज इन्वेस्ट करें, कल रिटर्न मिल जाए, लेकिन जापानी सोच कहती है धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो। उनका भरोसा है पैसा टाइम से नहीं सिस्टम से बनता है, और कंपाउंडिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंसिस्टेंसी किंग है। फुकुरी सिर्फ एक फाइनेंशियल कंसेप्ट नहीं है, वो एक लाइफ फिलॉसफी है जो सिखाती है कि बड़ा सोचो लेकिन धीरे धीरे बढ़ो। आप एसआईपी में 1000 रुपए डालते हो, लगता है कुछ नहीं होगा, लेकिन 15 साल बाद वही 1000 लाखों बन जाते हैं, और यही जादू है फुकुरी का। इसलिए अगर आप आज छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे सेविंग्स में हो, इन्वेस्टिंग में या फिर लर्निंग में, तो रुको मत, क्योंकि ये सब मिलकर एक दिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ लाएंगे। और उस दिन लोग कहेंगे तुमने ये सब कब और कैसे किया, लेकिन सिर्फ आपको पता होगा कि फुकुरी ने साइलेंटली काम किया। तो देखा आपने जापान किस तरह बाकी दुनिया से अलग थलग सोचता है। जापान सिखाता है कि अमीरी सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं, आदतों, सोच और सिस्टम में छुपी होती है। ये 4 बातें दिखती भले ही छोटी हैं, लेकिन अगर जिंदगी में उतर जाएं तो फिर पैसा कमाना स्ट्रगल नहीं रहता बल्कि फन बन जाता है।
अगर आपको लगा कि इन बातों में दम है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए आप अपनी जिंदगी में इनमें से क्या अपनाना चाहेंगे।